कि आज संडे है और हम चाय के टपरी में बैठे हुए हैं और हमारे साथ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया, जिसको हम लोग साउथ बिहार यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहीं पर हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हैं वो प्रोफेसर हैं लॉ में, और इसके पहले छत्तीसगढ़ में कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो आज के चाय की चर्चा में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी से हम एक ही प्रश्न का उत्तर चाहते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी का जो काम है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो काम है, ठीक है, जो वर्क पैटर्न है कितना डिफरेंट है। हम सीधा हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, उनसे ही हम जानकारी लेते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, आज की चाय की चर्चा में आप हमें बताइए कि जो स्टेट का जो काम है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो काम है उसमें क्या डिफरेंट पाते हैं। देखिए रोतिया जी, जब आप बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, देखिए हम भी प्रोफेसर हैं लॉ के और आप भी हैं, तो दोनों की पहली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू आवर स्टूडेंट्स हैं। हमको मतलब कि वहाँ भी मतलब कि पढ़ाना है और स्टेट में भी पढ़ाना है। बस अंतर जो आपको लग रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी को बताऊँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। हर व्यक्ति को बैठने के लिए सेपरेट चैम्बर्स हैं, ठीक है। आईटी स्टूडेंट सभी को दिया गया है। सभी चीज़ें सामर्थ पोर्टल के थ्रू हो रहा है। चाहे हमारा मतलब कि चाहे हम आपके मतलब कि जो है इवैल्यूएशन जो कर रहे हैं इसका जो है अपलोड कर रहे हैं, चाहे हमारे मतलब कि जो अटेंडेंस है, सभी चीज़ें मतलब कि मॉनिटर सामर्थ के थ्रू हो रहा है। हम अपनी छुट्टी को सामर्थ के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। सब कुछ मतलब आई से कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि अपनी स्पेशली यूनिवर्सिटी की बात बताऊँ, हमारे पास AIR, SSC, मनुपात्रा जितने भी हैं सब चीज़ें मतलब कि हमारे मतलब कि उसका सब्सक्रिप्शन है और हमें पूरी तरीके से हमारे बच्चों को और हमको। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट नेट, JRF, PhD किए हुए हैं वो अप्लाई करते हैं, तो किन बातों को ध्यान रखें स्टूडेंट ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनका पोस्टिंग हो जाए। देखिए उसके लिए पहला चीज़ है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, बिना नॉलेज के कहीं सर्वाइव नहीं करेंगे। नॉलेज तो आपके पास अति आवश्यक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि आपके पास जो API है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है उसका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपके पास रिसर्च पेपर होना चाहिए, आपको PhD होना चाहिए, नेट JRF होना चाहिए। क्योंकि आप जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप केवल सिंपल नेट हैं तो आपको 5 नंबर मिल रहा है, अगर आप JRF है 7 नंबर मिल रहा है, और PhD हैं तो 30 नंबर्स मिल जा रहा है। ये 30 नंबर्स जो आपके पास है जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्क्रीनिंग पर्पज़ से। तो स्क्रीनिंग तब तक आजकल संभव नहीं हो पा रहा, हम देख रहे हैं कि जब तक आपके पास PhD नहीं है। PhD होना एक तरह से हम देख रहे हैं कि जो स्क्रीनिंग के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि जानते हैं कि आज देख रहे हैं कि हमारे लॉ सेक्टर में बहुत बूम हो गया है। और आप जानते हैं कि अगर एक पोस्ट सपोज दैट आ रहा है तो कम से कम 100 एप्लीकेंट आ रहे हैं। तो 100 एप्लीकेंट को हम इंटरव्यू तो कॉल नहीं किया जाता है। तो इसमें जानते हैं कि जो टॉप जो है 10 लोगों को है उसको हमको कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो टॉप 10 कैसे कॉल होगा? रिसर्च पेपर्स उनके पास होंगे, एकेडमिक उनका जो है प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर वो PhD हैं तो उसके बाद उनको 30 नंबर मिल जा रहा है, क्योंकि नेट और PhD तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी के अंदर जा रहा है। प्रश्न ये है सर कि जब स्क्रीनिंग हो गया, इंटरव्यू कॉल हो गया उनका, तो वो जो API मार्क्स है तो क्या केवल इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए है या इंटरव्यू में उस मार्क्स का भी वैल्यू है, या इंटरव्यू मार्क्स के आधार पर ही उसका सिलेक्शन होना है? देखिए ऐसा लास्ट में क्या होता है जो है वो इंटरव्यू जो बोर्ड होता है वो आपको जज करता है, बहुत सारी चीज़ों पे जज करता है। आपका पूरा प्रोफाइल आपका देखता है। प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं कह सकते कि आपका प्रोफाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्राइमरी लेवल का क्या होता है, स्क्रीनिंग होता है। उसके बाद फिर इंटरव्यू आप बोर्ड को फेस करते हैं। सभी इंटरव्यू बोर्ड में बैठे लोग से होते हैं, उससे आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आपका IQ लेवल भी टेस्ट होता है, सब कुछ होता है। क्योंकि हम किसी यूनिवर्सिटी में अगर किसी प्रोफेसर को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य सकता है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकता है, यूनिवर्सिटी के लिए क्या हो सकता है, सोसाइटी के लिए हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जानते हैं जो हमारा 2047 विकसित भारत में कि योगदान में क्या कर सकता है बिना प्रोफेसर का। यानी समाज का हर व्यक्ति का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स है। तो हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं, ना कि एक सिंगल फैक्टर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर।